चैनल में आपका स्वागत है। सरों को सामने देखकर नैना सहम गई। उसकी आंखें लाल हो गई थी, जैसे उसने शराब पी रखी हो। सौरभ उठकर उसके पास सामने बैठ गया और पति के इंतजार में बैठी नैना पूरी तरह डर चुकी थी, क्योंकि शादी से पहले का सौरभ का उसमें 1% भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह लंबे समय तक कांपती रही और आखिर हिम्मत जुटाकर कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक सौरभ तेजी से उठा और उसका चेहरा पकड़कर इतना जोर से दबाया कि नैना के चेहरे पर उसकी उंगलियों के निशान पड़ गए। वह गुस्से से बोला, जब रिक्शा लिया था तब बहुत सीधी सादी और गंवार बन रही थी, जरा सा बोलने लगी हो। नैना की आंखों से आंसू बहने लगे। सौरभ ने उसकी ओर घूर कर कहा, अब बड़ा नाटक शुरू हो गया है तुम्हारा। रोना मुझे जहर लगता है, बंद करो ये रोना। मैं जब चाहूं कमरे में आऊंगा, तुमसे कोई पूछने वाला नहीं है। शुक्र मानो कि मैं तुम्हारे पास हूं। अब सब उतार दो, मैं तुम्हें पूरी तरह चाहता हूं। नैना डर से कांप रही थी और सौरभ की तरफ से उसे परेशान करने लगा। उसने बेरहमी से उसका दुपट्टा खींचा, गहने उतारे और उसके नाजुक अस्तित्व को रौंदने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह उसकी बेइज्जती कर उसे सताने में ही आनंद लेने लगा और फिर नशे में सो गया, जबकि बेचारी अनाथ नैना सारी रात कमरे के कोने में सिसक सिसक कर रोती रही। उसकी नरमी और मासूमियत पर उसे जरा सी तरस नहीं आया। नैना, जिसके पूरी जिंदगी दुखों में गुजरी थी, सोचती थी कि शायद शादी के बाद शायद उसका पति बदल जाएगा। उसका पति उसे संभालने और खुशी उसकी जिंदगी में आएगी। उसे याद आया कि उसकी माँ इतनी तकलीफों से गुजरती थी। पिता ने उसे बहुत पहले छोड़ दिया था और तलाक के बाद वह अपने भाई के घर आकर भाभी को खुश रखने के लिए दिन रात मेहनत करती रही। आज नैना को लग रहा था कि उसकी किस्मत भी उसकी माँ जैसी ही है। वह खुद को संभालते हुए सोच रही थी कि जो भी है, अब सौरभ उसका पति है और उसे उसके जीवन ही जीना है। किसी से शिकवा शिकायत नहीं रहेगी, ताकि लोग यह न कहे कि जैसी माँ वैसी बेटी। पहले माँ को तलाक मिला और अब बेटी को, और तलाक लेने के बाद कहा जाता है उसका कोई ठिकाना नहीं था। इसलिए उसने चुप रहना ही समझ ठीक। कम उम्र की होते हुए भी हालातों ने उसे पहले से ही समझदार बना दिया था। सुबह होते ही नैना हल्की सी सैलरी करने लगी और बाहर जाने लगी। सौरभ की नींद खुल गई। उसने पीछे से आवाज दी, कहाँ जा रही हो? कम से कम मुझे तो जगा देती। उसकी आवाज सुनकर नैना के कदम ठिठक गए और उसके भीतर का डर फिर से हावी हो गया। सौरभ हंसते हुए बोला, तुम ऐसे डर रही हो जैसे मैं इंसान ही न हूं। अब उसका नशा कुछ उतर चुका था। उसने नफरत से नैना के सिर से पांव तक देखा और बोला, क्या गजब की खूबसूरत पाई है मैंने। पहली बार देखा तो सीधा दिल से उतर गई थी। नैना बस हैरानी से उसका चेहरा देखती रही, क्योंकि जिस तरह पिछली रात उसके जानवरों जैसा बर्ताव किया और अब इस तरह बात कर रहा है, वह सब उसकी समझ से बाहर था। अब वहीं सौरभ उसे बराबर नरमी और प्यार से देख रहा था। सौरभ ने उसे अपनी बाहों में भरकर ड्रेसिंग टेबल और शीशे में दोनों को देखने लगा और बोला, लगता है भगवान ने तुम्हें मेरे लिए ही बनाया है। यह देखकर नैना थोड़ी सहज हुई। सौरभ के अच्छे घर का लड़का था, बहुत अमीर, लेकिन दिन ब दिन वह गलत रास्तों पर चलने लगा और शायद उसके घर वालों को यह सब
मालूम भी नहीं था। सौरभ ने उसे अपनी बाहों में कसते हुए कहा, तुम जानती हो मेरी शादी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? कि मेरी जल्दी शादी हो और भगवान मुझे एक प्यारा सा बेटा दे। शादी से पहले ही सौरभ ने मुंह से बेटे की इच्छा सुनकर नैना चुप रहने देखी। सौरभ ने उसे बाहर चलने को कहा, लेकिन उसी समय उसके गले में रखकर उसके इत्र की खुशबू को डूबते हुए बोला, अभी तो मेरा मन कमरे से बाहर जाने का नहीं। उसके नरम सीने पर दबाव इतना ज्यादा था कि नैना के होठों से कराह निकल गई। दर्द इतना बढ़ा कि उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने कहा, प्लीज सौरभ, मुझे दर्द हो रहा है। अगले ही पल सौरभ ने उसे अपनी ओर मोड़ा और होठों पर जमकर अपने होठ मिलाने लगा। तभी उसकी शरारतें बढ़ रही थी कि बाहर से बहन सुरभि ने आवाज लगाई, सौरभ भैया, नैना भाभी, घर वाले आ गए हैं और मम्मी आपको नीचे बुला रही है। यह सुनते ही नैना ने कहा, मुझे जाने दो प्लीज, मासी इंतजार कर रही होगी। सौरभ ने उसे छोड़ते हुए कहा, जाओ, मैं भी आ रहा हूँ, लेकिन देखो, हमारी रात के बारे में किसी से कुछ मत कहना, वरना एक पल में तुम्हें तलाक देकर इस घर से निकाल दूंगा। नैना के चेहरे पर जो एक पल के लिए खुशी आई थी, वह उसी क्षण गायब हो गई। उसने कहा, यह क्या कह रहे हो? लेकिन सौरभ ने उसके होठों पर उंगली रखकर चुप करा दिया और बोला, रात वाली मेरी बात समझ नहीं आई तो आगे मुझसे कोई सवाल मत पूछना। नैना की सांसें गले में अटक गई और वह वहां से चली गई। चेहरे पर चलती हवा ने उसकी माँ को भी कुछ आभास दिखाया। उन्होंने पूछा, क्या बात है नैना, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा है? नैना ने कहा, कुछ नहीं मसी, बस तैयार हो रही थी, इसलिए इतना पसीना और थकावट लग रही है। यह कहकर उसने मौसी को गला लगा लिया और अपना कुछ छिपाने लगी। नदिनी जी ने दिल में जरूर कटक हुई, लेकिन उस समय उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। डाइनिंग टेबल पर नाश्ता सज चुका था और सब लोग नाश्ता करने लगे। दोनों की जिंदगी अब शुरू हो चुकी थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह सफर उन्हें कब और कहाँ तक साथ ले जाएगा। शादी को कुछ समय बीत चुका था और नैना रोज जैसे आदमी को सह रही थी जो किसी पागल की तरह बर्ताव करता था, जिससे वह अंदर ही अंदर टूट रही थी। आज किसी बहाने से वह अपनी माँ के पास रहने वाली थी। सौम्या गर्भवती थी और शादी के बाद पहली बार नैना अपनी माँ के पास रहने आई थी। उसकी माँ का घर भी प्रताप के घर से ज्यादा दूरी नहीं था, बस 3 घर छोड़कर ही प्रताप का घर था। ननिनी मासी के कहने पर नैना भी अनीता आंटी के घर चली गई। वहां 5 साल बीतने के बाद नंदिनी ने उसे अपने पास ही रोक लिया। उसी दिन शाम को जब प्रताप लौटा तो उसने नैना को लिविंग रूम में अकेला बैठे देखा। वह किसी ख्याल में घूम रही थी। प्रताप ने अपना लैपटॉप एक तरफ रखा और उसके पास खड़ा होकर उसे देखने लगा। शायद वह नैना के चेहरे पर छिपे दर्द को पढ़ना चाहता था। उसने मन ही मन सोचा कि और पूछा, नैना, तुम खुश हो न? एक बार सच सच बता दो। किसी की मौजूदगी का एहसास होते ही नैना तुरंत सीधी हो गई और बोली, अरे प्रताप भैया, आप हमेशा मुझे बहन ही कहते हो। प्रताप के दिल में कहीं हल्की सी टीस थी, लेकिन उसने छिपाई। उसने फिर पूछा, मुझे लगता है नैना तुम खुश
तो हो ना। वैसे तुम्हारे ससुर मेरे अच्छे दोस्त हैं, तो सौरभ भी जरूर अच्छे होंगे। नायना ने अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट सजाई और बोली, जी प्रताप भैया, मैं बहुत खुश हूँ। प्रताप के लहजे में साफ था कि उसके मन में गहराई से कुछ खटक था। शादी के बाद से सौरभ का बर्ताव कभी धूप तो कभी छांव की तरह था। वह हमेशा अपनी मनमानी करता। नायना ने कभी उसे इंसान की तरह महसूस नहीं किया। वह यहाँ से भागकर अपने कमरे में गई और रोने लगी। प्रताप भी उसके पास जाना चाहता था, लेकिन उसने सही नहीं समझा। इधर शोभा की तब तबीयत गर्भावस्था की वजह से खराब रहने लगी और अक्सर वह बीमार रहती। उसकी कमजोरी का असली कारण कोई समझ नहीं पा रहा था। समय धीरे धीरे बीत रहा था। इस बीच नायना को भी यह शुभ समाचार मिला कि वह मां बनने वाली है। नायना और शोभा भी गर्भावस्था में केवल 1 महीने का अंतर था। आज नैना अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी। उसकी तबीयत खराब थी, क्योंकि उसे मालूम था कि डॉक्टर ने बताया है कि उसके पेट में पलने वाला बच्चा बेटी है। नैना ने यह बात सौरभ से छुपाई हुई थी। वह हर समय इसी सोच में परेशान रहती कि कहीं सौरभ बेटी को स्वीकार न करे तो क्या होगा। क्या वह अपनी माँ की तरह तलाक का दाग अपने सिर पर लेगी। इसी डर से उसकी तबीयत खराब हो रही थी। वह हर समय अपना हाथ पेट पर रखकर भगवान से यही प्रार्थना करती है, भगवान मेरी बेटी का भाग्य अच्छा करना, उसे मेरी तरह मत बनाना। तभी उसकी माँ का फोन आया। नैना ने आंसू पोंछकर गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए, हाँ मासी, आप कैसी हैं? नंदिनी जी बोली, मैं ठीक हूँ, तुम अपनी सेहत बताओ। दोनों बातें कह रही थी कि तभी नंदिनी जी ने बताया कि सौम्या ने प्यारे से बेटे को जन्म दिया। और यह सुनकर नैना खुश हुई। मौसी देखो, प्रताप कितना भाग्यशाली है। भगवान ने पहले ही बच्चे में उसे बेटा दिया। नंदिनी जी ने डांटते हुए कहा, ये कैसी बातें करती हो नैना, बेटा या बेटी, पहला बच्चा हर माता पिता के लिए भगवान का सबसे बड़ा अनमोल तोहफा होता है। तभी नैना का हाथ अनजाने में अपने पेट पर चला गया और वह सोचने लगी, सौभ्या कितनी भाग्यशाली है कि उसे पहला ही बच्चा बेटा मिला। अगर मुझे भी बेटा मिले तो शायद सौरभ मुझसे ठीक से पेश आए। कुछ देर बातें करने के बाद उसने फोन पर कहा, जैसे जैसे डिलीवरी का समय नजदीक आ रहा था, नैना का डर बढ़ता जा रहा था। उधर सौम्या ने बेटे को जन्म दिया, लेकिन उसकी तबीयत लगातार खराब होती जा रही थी। उसके सिर के बाल भी झड़ने लगे, जिसे देखकर सब लोग हैरान थे। प्रताप दफ्तर से लौटकर बोला, मम्मा, मैंने एक बहुत अच्छे डॉक्टर से बात की है। मैं सुब्या को वहाँ ले जाऊंगा। क्यों उसकी हालत ठीक नहीं हो रही? कितने डॉक्टर बदल चुके हैं। सौम्या के कई टेस्ट कराए गए, लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ साफ नहीं आ रहा था। फिर भी उसकी हालत बता नहीं थी कि कोई उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। अगले दिन प्रताप सौम्या को लेकर डॉक्टर के पास गया। वहाँ उसके कई टेस्ट हुए और डॉक्टर ने कहा कि रिपोर्ट 2 घंटे बाद मिलेगी। कार में बैठते हुए सुबह बोली, प्रताप, मुझे लगता है मेरी जिंदगी अब ज्यादा नहीं बची है। कुछ ही मुझे अंदर से कचोट रहा है। वह बड़ी सादगी से यह कह रही थी, लेकिन आंखों में आंसू थे। प्रताप ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, ऐसी बातें मत करो सुबह, कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारा इलाज सबसे अच्छे डॉक्टर से करवा रहा हूँ। तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा।
उसने उसे ढंढस बंधाया और कहा, अपने बेटे के बारे में सोचो। हमने उसके लिए कितने सपने देखे हैं। प्रताप की बातों के बावजूद सौम्या के दिल में अजीब सा एहसास था। घर लौटकर प्रताप ने अपने बेटे दक्ष को गोद में उठाया और प्यार से चूमा। यह देखकर सौम्या भी पिता पुत्र का प्यार देखकर हल्की मुस्कान दे बैठी। दक्ष अभी सिर्फ 15 दिन का ही था। सब लोग लाउंज में बैठे थे कि तभी फोन बजा। सौरव के घर से कॉल था। अनीता जी ने तुरंत फोन उठाया। नायना की सास बोली, हम नायना की मौसी को फोन लगा रहे हैं लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो रहा। हमें आपको बताना था कि नायना को अस्पताल ले जाया गया है। उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई है। ब्लड प्रेशर की भी गड़बड़ा गया है, इसलिए इमरजेंसी में भर्ती करना पड़ा। यह सुनते ही अनीता जी बुरी तरह घबरा गई और तुरंत अपनी कामवाली को नंदिनी जी के पास रखकर देने भेजा। नंदिनी भी दौड़ती हुई आई। अनीता जी ने जब सब कुछ बताया तो वह सन्न रह गई। अनीता जी ने कहा कि चिंता मत करो नंदिनी, हमें तुरंत अस्पताल चलना होगा। यह कहानी कैसी लगी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राम। धन्यवाद।